प्रिय जिज्ञासु, आज मैं आपको भारत के एक महान व्यक्तित्व यानी लाला लाजपत राय के व्यक्तित्व से परिचय करवाऊंगा। लाजपत राय के राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लाजपत राय का क्या दृष्टिकोण था, क्या परिकल्पना थी उनकी, क्या उनकी अवधारणा थी, आज इस विषय में हम डिस्कस करेंगे। लाजपत राय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक है द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या। शिक्षा पर उनका दर्शन क्या है, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या रही, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उनका क्या दृष्टिकोण था, क्या सोच थी। तो आज इस संबंध में हम अपने विचार डिस्कस करेंगे। लाजपत राय ने राष्ट्रीय शिक्षा को एक आदर्श के तौर पर लिया है। उनका मानना था कि राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा से ही देश के लोगों में राष्ट्रवाद व देशभक्ति की भावना का संचार होता है। राष्ट्रीय शिक्षा की भी वैसे जरूरत होती है जैसे राष्ट्र की रक्षा के लिए सैन्य व्यवस्था। उन्होंने माना कि राष्ट्रीय शिक्षा से लोगों में वीरता, साहस और अनुशासन का भाव पैदा होता है। उनका मानना कि अब युद्ध जो है सेना में नहीं बल्कि विद्यालयों में लड़े जाते। उनके विचार में संख्या बल से ज़्यादा बुद्धि बल का महत्व है। उनका यही मानना था कि देश की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन राज्य अपने नागरिकों की शिक्षा द्वारा इस शिक्षा का कार्यक्रम सरकार द्वारा ही संचालित होना चाहिए। उनका विचार था कि राष्ट्रीय शिक्षा का ढांचा अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए, अखिल भारतीय संस्था द्वारा इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही देश को सक्षम नेतृत्व मिल सकता है, देश की समस्याओं का व्यवहारिक ढंग से समाधान किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में धन की कमी अवरोधक न बने, इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि आम जनता पर विशेष प्रकार का ऋण लगाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा की अखिल भारतीय योजना पर बल दिया। उनका कहना था कि पूरे देश में एक सी पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग होना चाहिए। स्थानीय व प्रांतीय विषयों का विवेचन स्थानीय व प्रांतीय पाठ्यक्रमों में हो सकता है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का कार्यकाल 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक उन्होंने निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की 8 वर्ष की शिक्षा को 4-4 वर्षों में पढ़ने लिखने और गिनती के अतिरिक्त कुछ विषयों के शिक्षण की सिफारिश की जा सकती है, जैसे देशभक्ति के बारे में, सफाई के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, संसार का आरंभिक भूगोल, भारत का इतिहास, नागरिक शास्त्र, संगीत और मॉडल निर्माण। प्रारंभिक शिक्षा के दूसरे चरण में उन्होंने बच्चों को आधुनिक विज्ञान की शिक्षा देने पर बल दिया। इस चरण में उन्होंने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम निर्धारित किए, जिसमें पहला कृषि, टेक्नोलॉजी, वाणिज्य शास्त्र का तकनीकी पाठ्यक्रम और दूसरा उच्च उदार शिक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम। उनका यह भी कहना था कि अंग्रेजी भाषा का शिक्षण दोनों पाठ्यक्रमों में होना चाहिए। राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने हमेशा हिंदी भाषा की वकालत की। उनका कहना था कि प्रांतों में प्राथमिक विद्यालयों में प्रांतीय भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। उनका कहना था कि कई प्रांतों में अनेक प्रकार की बोलियाँ हैं और इन बोलियों को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। अगर इन बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनाया तो राष्ट्रीय एकता का विचार खंडित होगा। लाजपत राय ने शिक्षण में देशभक्ति को शामिल करने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि शिक्षण के लिए देशभक्ति के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है और राष्ट्रीय शिक्षा की योजना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि उसमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद के शिक्षण की व्यवस्था न हो। लाजपत राय ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी में वहाँ के बच्चों को विधिवत देशभक्ति की शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत के बच्चों में भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए देशभक्ति की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका विचार था कि शिक्षा पाठ्यक्रम में भारत नदियों, पर्वतों, फल फूल, पशु पक्षियों इत्यादि को शामिल किया जाना चाहिए ताकि भारत के बच्चे न केवल अपने गांव, कस्बे व प्रांत के बारे में जानकारी प्राप्त करें बल्कि देश के बारे में भी पूर्ण ज्ञान हो। लाजपत राय का विचार था कि शिक्षा पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हो। प्रत्येक बच्चे में भाव अंकित होना चाहिए कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ और जिसने भी भारत को अपना घर बना लिया है वह भारतीय है, उसका धर्म या जाति कुछ भी हो। उनका विचार था कि भारत में जातियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदुओं और मुसलमानों को जातीय भेदभाव भुलाकर अपने आप को भारतीय समझना चाहिए। उनका कहना था कि पूरी दुनिया के राष्ट्रों में कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं जिसमें शुद्ध जातीय तत्व मिलता हो। एक राष्ट्र में अनेक जातियां मिली-जुली रहती हैं। राय का यह भी विचार था कि भारत में प्रजातीय संघर्ष भले ही न हो लेकिन धार्मिक संघर्ष अवश्य है। उनका मानना था कि भारत में विदेशी शासकों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक पाठ्यक्रम में इस बात पर बल देना चाहिए कि हिंदू और मुसलमानों दोनों का देश एक ही है, दोनों समुदायों के हित समान हैं, दोनों का इतिहास और भविष्य एक ही है। उनका कहना था कि पाठ्यक्रम में हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों, जैन, सिखों के धर्मों के समान तत्वों को रेखांकित करना चाहिए। लाजपत राय ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों में शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया। उनका मानना था कि शारीरिक शिक्षा के अभाव में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं होता, उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में विद्यार्थियों को फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को डॉक्टरी शिक्षा और मानसिक शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया जाता है। उनका कहना था कि बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए घर और विद्यालय दोनों का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। उन्होंने बच्चों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए। उनका कहना था कि बच्चों के लिए विद्यालय में ही व्यायामशाला, खेल के मैदान, तैरने के लिए तालाबों की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को अच्छे नागरिक बनने के लिए उनके स्वास्थ्य में उचित सुधार होना चाहिए। उनका मानना था कि स्वस्थ नागरिक ही देश की समस्याओं व चुनौतियों के बारे में चिंतन मनन करके उसका उचित समाधान कर सकते हैं और शिक्षा का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा मिले, उनका शारीरिक विकास जो है उचित तरीके से हो। लाजपत राय ने व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया। उनका कहना था कि व्यावसायिक शिक्षा के अभाव में विद्यार्थियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में गरीबी और बेरोजगारी का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि भारत में प्राकृतिक और मानवीय दोनों संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए विशाल जनशक्ति होने के बावजूद भारत में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। इतनी विशाल जनशक्ति होने के बावजूद भी व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण के अभाव में प्राकृतिक संसाधनों का लाभ नहीं उठा सके। लाजपत राय ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अमेरिकी मॉडल अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकन शिक्षा शास्त्री डेवी के शिक्षा दर्शन का भारत में अनुसरण किया जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण से मनुष्य को मशीन की तरह कार्य न करके बल्कि
व्यवहारिक शिक्षा को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और अच्छा नागरिक बनाना है। उनका यह भी कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सोच के अनुसार व्यवसाय का चयन करना चाहिए। व्यवसाय का चयन करने में दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिस विद्यार्थी का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में उस व्यक्ति को ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकेगा। लाजपत राय ने शिक्षा के आर्थिक दृष्टिकोण की भी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि शिक्षा से व्यक्ति का आर्थिक विकास होता है। शिक्षा मनुष्य की उत्पादकता में वृद्धि करती है। राय ने पश्चिमी देशों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जिन देशों की शिक्षा व्यवस्था उत्तम दर्जे की है उन देशों का राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ा है, उन देशों का अधिक आर्थिक विकास हुआ है, उन देशों के नागरिकों का जीवन स्तर भी अन्य देशों की तुलना में ऊंचा है। इससे व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तिलक का मानना था कि औद्योगिकरण की तीव्र प्रक्रिया से विकसित देशों में प्रशिक्षण योग्य व्यक्तियों की मांग बढ़ी है और इससे व्यावसायिक व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। राय ने भारत में सह शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। उन्होंने भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की आलोचना की। उनका कहना था कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में कोई भेदभाव न किया जाए। लड़के और लड़कियों दोनों को एक ही शिक्षा संस्थान में अध्ययन करने से उनमें आत्मविश्वास एवं सहयोग की भावना का संचार हुआ। लड़के और लड़कियों के अलग अलग शिक्षण संस्थान होने से उनमें व्यवहारिक जीवन में लड़कियों में स्पष्टवादिता और निर्भीकता का अभाव प्राय देखा जाता है। अलग अलग शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने से लड़के और लड़कियां एक दूसरे को अपनी समस्याओं और चुनौतियों से अवगत नहीं करा पाते, जिससे भविष्य में दोनों के सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। लाजपत राय कहना था कि लड़के और लड़कियों दोनों को ही बाद में जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लड़के और लड़कियां समूह में शिक्षा ग्रहण करके भविष्य में आने वाली समस्याओं का उचित शिक्षा के माध्यम से मुकाबला कर सकते हैं। उनका कहना था कि जब तक स्त्रियों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक जो है देश आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि स्त्रियों की शिक्षा दर में कमी से भारतीय समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। महिलाओं को शिक्षित करके ही उन्हें समाज में उचित स्थान प्राप्त हो सकता है। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह साक्षर करके उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। राय का मानना था कोई भी शिक्षा प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में पुरुषों और स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के सह शिक्षा प्रदान की जाए। लाजपत राय अपने राष्ट्रीय शिक्षा नामक पुस्तक में बताते हैं कि पुरुषों के साथ स्त्रियों की शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है और जिस देश में स्त्री शिक्षा नहीं है वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। जिस देश में पुरुष और स्त्री में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता वहीं देश आगे बढ़े। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में पुरुष और स्त्रियों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राय ने शिक्षा संबंधी विचारों में विज्ञान और तकनीकी विषयों पर अधिक बल दिया। उनका कहना था कि विज्ञान और तकनीकी विषयों के अध्ययन अध्यापन से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमें परंपरागत विषयों की तुलना में वैज्ञानिक विषयों को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि पश्चिमी देशों ने प्रौद्योगिकी, कृषि, वाणिज्य शास्त्र और विज्ञान विषयों की शिक्षा प्रदान करके ही अपने अपने देश को आगे बढ़ाया है। पश्चिमी देशों में प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी में जो वृद्धि हो रही है या जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके पीछे
तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का आधार है। तो उन्होंने कहा कि भारत में भी परंपरागत विषयों की जगह वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के अध्ययन अध्यापन पर जोर दिया जाना चाहिए। लाजपत राय ने शिक्षा की सहकारी पद्धति की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत जैसे पिछड़े हुए देश में सहकारी शिक्षा पद्धति अधिक लाभदायक हो सकती है। भारत के विद्यालयों में अधिकतर सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, जिसका विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन में कोई मूल्य नहीं होता। राय का कहना था कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु शामिल की जानी चाहिए जिससे वे शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत व्यावसायिक जीवन में प्रयोग कर सकें। उनका कहना था कि मात्र कागजी ज्ञान से विद्यार्थियों का जीवन सफल नहीं हो सकता। उनका यह भी कहना है कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ बच्चों को दुकानों, कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी व्यवहारिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए अमेरिकी सहकारी शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी लाजपत राय की शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा है कि लाजपत राय शिक्षा के द्वारा बच्चों में चिंतन व क्रियाशीलता का विकास करना चाहते थे और यह व्यवहारिक होना चाहिए। यह आधारभूत शिक्षा और व्यावसायिक संस्थानों के द्वारा प्रत्येक नागरिक इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ सके और इस तरह की कार्य प्रणाली अब हमने शुरू कर रखी है। लाजपत राय इंसिस्ट that education person should develop children into thinking and acting person, that it should be vocational, that it should enable every citizen to live in a clear anticipation of the principles underlying basic education, and his proposal to establish vocational institutes is something on which we have started working now. जाकिर हुसैन ने इस तरह की स्टेटमेंट जो है लाजपत राय के बारे में दी है कि वो व्यावसायिक संस्थानों पर बल देते थे, व्यवहारिक शिक्षा पर उन्होंने बल दिया और इसी से जो है देश आगे बढ़ सकता है, देश का सुधार हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था लाजपत राय के राष्ट्रीय शिक्षा पर विचार, शिक्षा के बारे में उनकी सोच, शिक्षा दर्शन, शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षा के बारे में प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, हायर लेवल पर, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा सह एजुकेशन, को एजुकेशन होनी चाहिए या अलग अलग लड़के और लड़कियों के संस्थान होना चाहिए। इस संबंध में लाजपत राय के विचार आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।